नमस्कार प्रिय मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मां अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की क्लास हमारी लगातार चल रही है, तो सीटेट का आपका बेहतर स्कोर हो इसके लिए हम मेहनत लगातार कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। और आज हमारा हिंदी शिक्षण में जो पहला लेक्चर था, दूसरा था, तीसरा, अब ये चौथा लेक्चर है आप सभी के सामने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है द्विभाषिकता या बहुभाषिकता। तो जैसा कि यहाँ पर आप ये द्विभाषिकता शब्द से ही परिचित होंगे कि द्विभाषिकता शब्द का तात्पर्य क्या होता है। द्विभाषिकता का मतलब होता है बाईलैंग्वेज। बाईलिंगुअल यानी कि दो भाषाएं बोलना। तो किसी भी कक्षा में दो भाषाएं बोलना या बच्चे को दो भाषाएं सिखाना और दो भाषाओं के साथ साथ यहाँ पर बहुभाषिकता का अध्ययन करना, यानी दो से ज्यादा भाषाओं का अध्ययन करना बहुभाषिकता कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम प्राथमिक स्तर के या हम अगर बात करते हैं बच्चे की, तो प्राथमिक स्तर पर जैसे ही बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है या विद्यालय परिसर में प्रवेश करता है तो वहाँ पर बच्चों की एक लक्ष्य भाषा होती है और उस लक्ष्य भाषा में कुछ बच्चों का समूह होता है। और जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा बाहर से आया हुआ है और वह बच्चा कक्षा में प्रवेश करता है और कक्षा में प्रवेश करने के साथ साथ ही जब वह लक्ष्य भाषा में सम्मिलित होना चाहता है, क्योंकि उसकी भाषा अन्य होती है, दूसरी भाषा होती है। लक्ष्य भाषा यानी कि जो उसकी मातृभाषा से संबंधित होती है और उसकी विषय वस्तु जिस भाषा में पढ़ाई जाती है वह लक्ष्य भाषा होती है। तो लक्ष्य भाषा को का संदर्भ मानते हुए अभी हम लोग इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि द्विभाषिकता, दो भाषाएं बोलना, हम बहुभाषिकता की जब बात करते हैं तो हमारा भारत प्राचीन परंपराओं से ही यह ऐसी संस्कृति के रूप में एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है जहां पर बहुभाषिकता एक पारंपरिक रूप से प्रचलित है। तो बहुभाषी होना ये विद्वता है, बहुभाषी होना ये संज्ञानात्मक कौशल का विकास करता है बच्चे के अंदर। किस प्रकार से उपयोगी है बच्चे के लिए, इस पर सीटेट लगातार आपसे प्रश्न पूछता चला रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं यहाँ पर और जिन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो गांव के दूर दराज इलाकों तक अगर हम आपको लेकर के चलते हैं तो गांव में बहुभाषिकता नहीं होती है, वहां पर एक भाषी लोग होते हैं, यानी वो अपनी भाषा में या क्षेत्रीय बोली के रूप में या प्रथम बोली के रूप में अपनी भाषा का इस्तेमाल लगातार करते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे जैसे शिक्षा का माहौल यानी किसी भाषा को लेकर के, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया कि प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है, बिना भाषा के किसी भी कक्षा का संचालन नहीं किया जा सकता है। तो बच्चा जैसे ही विद्यालय परिसर में प्रवेश करता है तो उसके लिए दो भाषाएं उसके संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान आए या विचारक आए जिन्होंने कहा कि बहुभाषिकता जो है कक्षा में अध्ययन अध्यापन के कार्य को बाधित करती है। ये कहां तक उचित है इसको देखना हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बहुभाषिकता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग के रूप में मानते हैं तो 1971 की जनगणना हुई और 1971 की जो जनगणना हुई उस जनगणना के अनुसार एनसीईआरटी का एक सर्वे आया और एनसीईआरटी का जो सर्वे था उसके अनुसार भारत में 1652 भाषाएं खोजी गई और उन 1652 भाषाओं में अध्ययन अध्यापन के लिए, अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि 1971 के सर्वे के अनुसार 1971 में जो सर्वे हुआ उस सर्वे में कितनी भाषाएं थी, तो उसमें भाषाओं की संख्या 1652 थी। इन 1652 भाषाओं में यहां पर मात्र 47 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी। 47 भाषाएं अध्ययन अध्यापन के लिए यहां पर प्रचलित हैं जिनको पढ़ाया जाता है। अच्छा, इसके बाद में ये देखा गया कि ये जो भाषाएं हैं तो बहुभाषी, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे देश में हमारे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पश्चिमी भारत हो, कोई भी हिस्सा हो,
जिस प्रकार से अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में भारत में 5 भाषा परिवार हैं और उन 5 भाषा परिवारों में सबसे पहला जो भाषा परिवार है वह है भारोपी भाषा परिवार। भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, जैसा कि मैं एक क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, इंडो ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। प्रश्न पूछता है कि इन भाषा परिवारों की कुल कितनी भाषाएं अध्ययन अध्यापन में प्रयोग की जाती हैं, तो 47 भाषाएं यहां पर प्रयोग की जाती हैं। अब इसके बाद में एक और मैंने संदर्भ आपसे डिस्कस किया था, 1964 में सिफारिश की गई थी कोठारी कमीशन की, जो कि भाषा को लेकर के ही हुई थी। 1966 में कोठारी कमीशन बन गया। इसमें विवाद भी हुआ भाषा को लेकर के कि अंग्रेजी भाषा जो है राजभाषा के रूप में कार्य करेगी और प्रत्येक क्षेत्र की जो भाषाएं हैं अलग अलग, वो किस प्रकार से कार्य करेंगी। इस चीज को आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हमारे जो विचारक हैं उन्होंने बहुभाषिकता और द्विभाषिकता को परिभाषित किया है। द्विभाषिकता या बहुभाषिकता, तो द्विभाषिकता मतलब 2 भाषाएं, चाहे हिंदी या इंग्लिश बोल रहे हैं, संस्कृत इंग्लिश बोल रहे हैं या फ्रेंच बोल रहे हैं, उसके साथ जर्मन बोल रहे हैं, वो किसी भी देश के संदर्भ में हो सकती है। हमारे देश में जैसे भारतीय संविधान के अनुसार इसमें भाषाओं की संख्या 22 संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है, लेकिन अध्ययन अध्यापन में 47 भाषाएं हैं। तो जो विचारक है वो क्या कह रहे हैं? विचारक कह रहे हैं, जेसपर्सन साहब हमारे एक बहुभाषिकता के बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं और शायर जी हैं। ये विचारक हैं, कहते हैं कि जो द्विभाषिकता है, द्विभाषिकता का संज्ञानात्मक वृद्धि और शैक्षिक संप्राप्ति जो है, यानी जो शिक्षा में हमें ज्ञान का अर्जन होता है उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा? इसलिए नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इनके अनुसार कहा गया कि एक कक्षा में पढ़ाने वाला अध्यापक जो है वो बहुभाषी नहीं हो सकता है, यानी एक भाषा आती होगी या उसे 2 भाषाएं आती होंगी। लेकिन अब इनके अनुसार, इनके मत के अनुसार ये कहा गया कि जो द्विभाषिकता है या बहुभाषिकता है ये संज्ञानात्मक, यानी जो बच्चे के संज्ञान में आए उसकी वृद्धि या शैक्षिक जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उस पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके जो विपरीत, ठीक विपरीत और भी जो विचारक हैं उन्होंने क्या कहा, हमारे पील साहब एक बहुभाषिकता के एक विचारक हैं, गार्डनर एक विचारक हैं बहुभाषिकता के, लैम्बर्ट एक बहुभाषिकता के विचारक हैं, जिन्होंने यह दावा किया कि नहीं, यह द्विभाषिकता जो है या बहुभाषिकता जो है ये संज्ञानात्मक लचीलेपन व विद्वता यानी कि यहाँ पर ज्ञानार्जन कराने में सहायक होती है और जिसका आपस में सकारात्मक रिश्ता होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें कि अगर कोई भी बच्चा किसी ऐसी पृष्ठभूमि से आया है, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है उसमें विद्यालय शिक्षा में बच्चों का ट्रांसफर भी होता है, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के स्वरूप में महाराष्ट्र का बच्चा है और उत्तर प्रदेश में आया है, तो वो उसे तो मराठी भाषा आती है, तो अब यहाँ की जो लक्ष्य भाषा या जो मातृभाषा है उस भाषा को समझने में वह अपने आप को असहज महसूस करेगा। तो इस विचार के अनुसार इनकी बात यहाँ पर ठीक है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि जब बच्चे को बहुभाषिकता का ज्ञान होगा या द्विभाषी का ज्ञान होगा तो वह अब हिंदी भी बोल पाएगा और आपस में सहजता महसूस करेगा, दोनों जो उत्तर प्रदेश का है या महाराष्ट्र का है। तो द्विभाषिकता संज्ञानात्मक लचीलेपन की विद्वता उपलब्ध कराने में सहायक होती है और इसके बीच में एक सकारात्मक रिश्ता होता है। 2 भाषा बोलने वाले जो बच्चे हैं वो न केवल अन्य भाषाओं पर नियंत्रण रखते हैं बल्कि संज्ञानात्मक स्तर पर भी रचनात्मकता दिखाते हैं किसी भी अन्य भाषा में। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जो बच्चा है, जैसे मान लीजिए पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में गया है और वहाँ पर वह मणिपुर राज्य है या मान लीजिए मिजोरम है, तो उन राज्य की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसा कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार बताया गया। त्रिभाषा सूत्र में बताया गया था, आप लोग चर्चा कर चुके हैं उस पर, आप लोग उस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं, तो उसमें जो प्रश्न बनेंगे उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पूर्वी राज्य में गया कोई भी बच्चा, अब उसे मान लीजिए कि मणिपुरी भाषा नहीं आती है, तो मणिपुरी भाषा जब नहीं आएगी उसे,
तो किस प्रकार से वह कक्षा के माहौल में वह सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुभाषिकता बहुत ज़रूरी होती है और एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह बहुभाषी हो, जिससे बच्चों के अध्ययन में सहजता महसूस की जा सके और उनके भाषा के अर्जन में सहजता महसूस की जा सके। तो अब देखिए रचनात्मकता दिखाने का काम करते हैं जब बच्चे बहुभाषी होते हैं। अब देखिए बहुभाषिकता के उद्देश्य को साकार करने के लिए कुछ विधियों का यहाँ पर पूर्ण रूप से अध्ययन किया गया, उनकी खोज की गई, जिन पर प्रश्न लगातार बनते हैं और सीधे ये आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुभाषिकता के उद्देश्य को साकार करने के लिए प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन जो लिखे हुए हैं, पारंपरिक व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष तरीका या कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसे संप्रेषणात्मक विधि भी कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन दिया था कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर आ जाए, ये 4 ऑप्शन में इस तरीके से दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसमें दे दे कि उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, तो ये चौथा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों पर किस प्रकार से विशेष चर्चा की गई है। आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो जो यहाँ पर चैप्टर कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हालांकि अभी हम स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी लगातार। तो बहुभाषिकता के उद्देश्य को साकार करने के लिए कुछ प्रमुख विधियां यहाँ पर दी गई हैं, जिस विधि का नाम है, पहली विधि है पारंपरिक अनुवाद विधि। पारंपरिक अनुवाद विधि यानी कि किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन कर लेना। जब किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में, जैसे मान लीजिए कि एक भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा का ज्ञान है और अंग्रेजी हम सीखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी को सीखने के लिए यानी इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले इसकी जो बेसिक यूनिट है उसको सीखना पड़ेगा बच्चे के संदर्भ में। तो इसकी बेसिक यूनिट सीखेंगे और फिर उसके बाद हिंदी के अनुवाद के नियमों के आधार पर हम अंग्रेजी भाषा का अनुवाद हिंदी में करेंगे और हिंदी से अंग्रेजी में करेंगे। तो दोनों भाषाओं का ज्ञान इस प्रकार से होगा अनुवाद करके। तो इसलिए इसको कहते हैं पारंपरिक अनुवाद विधि। जब प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात करते हैं या हम उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात करते हैं तो दोनों प्रकार के बच्चों को भाषा सिखाने के लिए पारंपरिक अनुवाद विधि यहाँ पे सर्वोपरि विधि मानी जाती है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में किस प्रकार से प्रवेश किया जाए। तो पारंपरिक अनुवाद विधि के रूप से हम एक भाषा से दूसरी भाषा में जा सकते हैं। इसके लिए अगर बड़े स्तर पर जाते हैं तो ट्रांसलेशन की बड़ी बड़ी डिग्री भी होती हैं, बड़े बड़े कोर्सेज भी होते हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट भी निकलती हैं। लेकिन जब हम प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात करते हैं क्योंकि उनमें बहुभाषिकता का ज्ञान किस प्रकार से कराया जाए, तो हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद कराया जाएगा और अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद कराया जाएगा छोटे बच्चों के संदर्भ में। अब जो दूसरा यहाँ पर विधि है प्रत्यक्ष तरीका, यानी बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पर बताया जाए कि वो बहुभाषिकता का ज्ञान करवाएं। प्रत्यक्ष तरीका आपने देखा होगा कि जब किसी भी भाषा को सीखना होता है तो तुरंत उस भाषा का अनुवाद किया जाता है, तुरंत, यानी उस भाषा को सुनने के बाद में उस भाषा का अनुवाद किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी सामने किया जाता है, तो उसको प्रत्यक्ष तरीका कहते हैं। इसके बाद में है कम्युनिकेटिव अप्रोच। जो तीसरा है कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कि इसको हम कहते हैं या इसको हम संप्रेषणात्मक विधि के नाम से जानते हैं।
संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत करना। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति आपस में ऐसे हैं जिन्हें एक एक भाषा का ज्ञान है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो अंग्रेजी जानता है और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी जानता है, और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी भी जानता है और हिंदी भी जानता है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, अब दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में, तो दोनों की बात को किस तरीके से उनकी अप्रोच तक पहुंचाया जाए, यानी उनको कैसे समझाया जाए, उनके बीच की कड़ी के रूप में एक व्यक्ति तीसरा काम करता है। वहां पर होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी संप्रेषणात्मक विधि। तो क्या होगा उसमें, वह क्या करेगा कि पहले एक भाषा, जैसे मान लीजिए कि हिंदी वाले ने कोई बात बोली, तो हिंदी वाला जो व्यक्ति है उस हिंदी वाले व्यक्ति की बात को समझ करके जो तीसरा व्यक्ति है वह अंग्रेजी वाले व्यक्ति को अब उनकी बात को बताएगा। अब वह इनकी बात को समझेगा, अंग्रेजी वाला बोलने वाला जो व्यक्ति, मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए बी है, और इसके बीच में सी जो है वो कम्युनिकेशन करवा रहा है। तो ए जो है वो अंग्रेजी नहीं समझ रहा, बी जो है वो हिंदी नहीं समझ रहा, लेकिन सी एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों भाषाओं को समझ रहा है। अब इनकी बात ये समझेगा फिर इनको बताएगा, इनकी बात को ये समझेगा फिर इनको बताएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद में जो अगला यहाँ पे तरीका है इसका, वो है ऑडियो लिंगुअल। ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो लिंगुअल क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऑडियो लिंगुअल यानी कोई भी व्यक्ति जब बहुभाषिकता का ज्ञान करना चाहता है, तो बहुभाषिकता का ज्ञान करने के लिए वह अगर शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो शब्दों के लिए ऐसी टेक्निक आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति दूसरी भाषा के शब्दों का उच्चारण ऑडियो के द्वारा या किसी डिवाइस के द्वारा करके और फिर दूसरी भाषा को समझेगा, और इस तरीके से वह समझ पाएगा दूसरी भाषा को। यानी आपस में जब दो भाषाओं का ज्ञान करना चाहता है, तीसरी भाषा का ज्ञान करना चाहता है, क्योंकि भाषा के अर्जन के लिए आवश्यक होता है भाषा का शुद्ध उच्चारण। जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तब तक भाषा का ज्ञान अर्जन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि भाषा जन्मजात होती है, तो जन्मजात भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा, यानी कि प्रथम भाषा। लेकिन जब हम बहुभाषिकता की बात करते हैं तो ऑडियो लिंगुअल अप्रोच जो होती है उसको अपना करके हम बहुभाषिकता का ज्ञान करते हैं। ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं भाषा आयोग के द्वारा। भाषा आयोग की जब बात हम करते हैं, देखिए एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया है, भाषा आयोग। भाषा आयोग जो है 1955 में बना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। भाषा आयोग 1955 में बना। अब ये पूछता है कि इसमें इसका सारा काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं इसके। ऑडियो लिंगुअल अप्रोच जितनी भी हमने टेक्निक्स की यहाँ पर डिस्कशन किया, ये सभी इनके द्वारा यहाँ पर लागू किए जाते हैं। 1955 में बनाया गया। प्रश्न पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। बीजी खेर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी पिछले लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, और भी कई सारे भविष्य के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले भाषा आयोग कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। कौन थे अध्यक्ष इसके? तो बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऑडियो लिंगुअल अप्रोच की बात करते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहानी अगली है, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग। कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग। कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग इस तरीके से किया जाता है। देखेंगे कैसे करता है, ये चीज आप समझ गए होंगे।
बाइनरी मतलब बाई मतलब 2 होता है और इसमें 0 और 1 की लैंग्वेज सीधे सीधे सीटेट में प्रश्न भी पूछ लेता है। इस चीज को बहुत गंभीरता से समझिएगा, कोई बताता नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं 65 और 65 को यहां पर 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 यहाँ पर, या हिंदी में जान लेते हैं कि सर हिंदी के टीचर हैं और आप अंग्रेजी में बता रहे हैं, चलिए ठीक है देख लेते हैं। तो 2 3 6, एक यहाँ पे आया हासिल और यहाँ पे एक बच गया तो रिमाइंडर लिख देते हैं। अब इसको देखेंगे 2 1 2 और 2 8 16, सॉरी 2 6 12, 2 1 2 और 2 6 12 और 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 1 2। एक चीज़ और यहाँ पे रिमाइंडर जो होता है वो 0 0 करके लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया, एक रिमाइंडर बचा, लिख लिया 2 1 2, 2 6 12 0 लिख लिया, फिर 2 चौके 8 यहाँ पे देखिए 0 लिख लिया, 2 दूनी 4 यहाँ पे 0 लिख लिया और 2 1 2 यहाँ पे हमने 1 लिखा और यहाँ पे 0 लिखा। अब इसको कोड कर देते हैं, मतलब ये बाइनरी लैंग्वेज में बदल गया है। किस तरीके से बदल गया, तो यहाँ पे देखिए इसको उल्टा कोडिंग करते हैं, इधर से लिख लीजिए 5 0। इसको बदलने का नियम होता है, इसको बदलने का नियम होता है, बहुत आसान ट्रिक बता देते हैं। इसके नीचे आप 1 लिखिए, इसका जस्ट डबल कर दीजिए, 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 इसका जस्ट डबल कर दीजिए और इसका जस्ट डबल कर दीजिए। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64। अब 64 हो गया। अब इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो 0 होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ, यानी ये वाले एकदम क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट होते हैं। तो जब ये कैंसिल आउट हो गए बच्चे ये, तो हम ये वाली वैल्यू भी कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या, 64 + 1 बराबर 65। एक की कोडिंग कितनी थी, 65। तो अब इस तरीके से ये बदल गया। तो बहुभाषिकता देखिए मशीन लैंग्वेज के अनुसार किस प्रकार से ज़्यादा प्रभावी है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से कई सारे आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी आपके बहुत ये काम आने वाला है। ठीक है, तीसरा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग, इसमें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी आप इसका याद रखिएगा, CLL। बात कर लेते हैं इस पर, बस बहुत बड़ी क्लास ना करके हम इसी पर एंड करेंगे क्लास को, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से 2-3 बार आप वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग यानी जब हम समाज में पहुंचते हैं, जब बच्चा ऐसे समाज में पहुंचता है जहां पर अपनी मातृभाषा को छोड़ करके किसी अन्य भाषा की जब हम बात करते हैं, क्योंकि बच्चे में इतनी उत्सुकता होती है, बच्चे में इतनी जिज्ञासा होती है, बच्चे में इतनी उत्तेजना होती है कि बच्चा हर उस नई चीज को जानना चाहता है। ये क्या है, आपने देखा होगा आपके घरों के बच्चे जो हैं वो किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछते हैं, ये क्या है, ये कौवा है, ये कैसा है, काला है, काला क्यों है। अब इस तरीके के तमाम सारे बच्चों के प्रश्न रहते हैं। तो बच्चे में उत्तेजना है, बच्चा धीरे धीरे घर की मातृभाषा सीखता है, परिवार समाज में पहुंचता है, फिर कहीं अन्य रिश्तेदारी में जाता है, रिलेशन में जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि कुछ शब्दों में बदलाव है, अब वो नए नए शब्दों को सीखना चाहता है। तो बच्चे में ये मतलब बहुत खास बात होती है कि उसकी उत्सुकता ये बयां करती है कि उसकी संज्ञानात्मकता और उसकी रचनात्मकता में कितना यहाँ पे बदलाव हो सकता है, कितना विकास हो सकता है। बहुभाषिकता इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेट यानी जैसे जैसे वो कम्युनिकेट करता है दूसरों से, नए नए शब्दों को सीखता है, अन्य भाषा के शब्दों को सीखता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आधुनिक समय में चाहे वह विद्यालय में हो, समाज में हो, किसी देश में हो, विदेश में हो, हर जगह पर बहुभाषिकता, द्विभाषिकता बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप देखिएगा।
अब देखिए मैं एक प्रश्न पर यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। इस तरीके से आपको कैसे जानना है कि प्रश्न कहां से आएंगे। सर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन प्रश्न नहीं बन रहे। कैसे प्रश्न नहीं बन रहे? अरे ध्यान से तो समझिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो उत्साहवर्धन है वो नहीं हो पाएगा। तो मेरा निवेदन है आपसे, है ना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, है ना, क्योंकि आप लोग भी बहुत प्रिय हैं, आपका भविष्य भी उज्जवल हो। हम लोग इसके लिए बहुत तत्परता से, बहुत तन्मयता के साथ मेहनत कर रहे हैं। प्रश्न कैसे बनता है देखते हैं। एक बहुभाषिक कक्षा में, एक बहुभाषिक कक्षा में गृह भाषा के प्रयोग, यानी कि गृह भाषा के प्रयोग को थोड़ा सा स्पीड में लिखते हैं तो राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, है ना। तो एक बहुभाषिक कक्षा में गृह भाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए। सीटेट ऐसे प्रश्न पूछता है। पहला यहाँ पर आपका ऑप्शन है कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। देखिए ये आपके लिए जरूरी है, ऑप्शन तुरंत देख करके आप काट देंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सम्मान देना चाहिए, यानी कि जो भाषा है उसको सम्मान देना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन अगले ऑप्शन जब तक हम पढ़ नहीं लेते हैं, एनालिसिस नहीं कर लेते, तब तक कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। बच्चे को डांट देना चाहिए। एक चीज आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जो बच्चा है वो बहुत ही एक सकारात्मक पक्ष होता है, और सीटेट के जो प्रश्न आते हैं वो बच्चे को ही केंद्र मान करके प्रश्न पूछता है। हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा पर आप सकारात्मक पक्ष ही अपना रखेंगे, तो सकारात्मक पक्ष को रखते हुए यहां पे आपको उत्तर भी देने होते हैं। तो एक बहुभाषिक कक्षा में गृह भाषा के प्रयोग, यानी घर की भाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए भाई? क्या यहां पे प्रोत्साहन उसको नहीं देना चाहिए? गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा सम्मान देना चाहिए, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन पढ़ लेते हैं। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, गलत हो गया। तीसरा बच्चे को डांट देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे के पक्ष में नकारात्मक आपको बोलना ही नहीं है। नकारात्मक आपने बोला, नकारात्मक सोच आपकी जैसे हुई, प्रश्न का उत्तर गलत। तो अब देखिए तीसरा जो बचा हुआ दूसरा ऑप्शन है सम्मान देना चाहिए, अपने आप सही हो गया, हुआ ना। तो इस तरीके के प्रश्न हम लगातार आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए, ना समझ में आए तो इसको 2 बार प्ले करके देखिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाषा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंग्रेजी है और अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में करना है, या हिंदी है और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है, या जर्मन है और जर्मन का हिंदी में अनुवाद करना है, या किसी अंकीय संख्या का, किसी अंक, ये भी एक भाषा के रूप में होते हैं, भाषा की पहचान कराते हैं। अंकों को, जैसे ये अंक हैं तो अंक हिंदी में भी हो सकते हैं, हिंदी के अंक ये भाषा का परिचय कराते हैं। तो यहाँ पर इनको रोमन अंक में किस प्रकार से किया जाएगा, हिंदी अंक और रोमन अंक। अब आपने देखा होगा कि जब हमारा कंप्यूटर किसी भाषा को समझना चाहता है तो उसके पास एक भाषा होती है जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज।
बाइनरी भाषा। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वह मशीन लैंग्वेज की तरह यहां पर काम करता है। कंप्यूटर की भाषा में मशीन लैंग्वेज क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें बाइनरी भाषा की, आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर को अगर यहां पे समझाना, अब ये बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से उनको यह बताया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे बहुभाषिकता का पालन करता है या बहुभाषिकता हम इससे सीख सकते हैं। तो ये बाइनरी भाषा को सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी यहां पर एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। सपोज दैट हमने यहां पर ए लिखा, ए लिखा, अब ए से ही यहां पे आ बनता है। ये अनुवाद की यहां पे तकनीकी है। तो इस ए का अब यहां पर ये क्या करता है, ए की कोडिंग होती है। जैसे आप सभी लोग चेक करिएगा, ए की कोडिंग होती है 65। अब ए की कोडिंग 65 है और इस कोडिंग को वह डिकोड करता है। तो अब यहाँ पे देखिए बात आ गई है, तो इसको मैं जरा डिस्कस कर लेता हूँ कि सर हिंदी में किस तरीके से मैथमेटिक्स आ गई। तो बहुभाषिकता को किस तरीके से मैथमेटिक के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, इस चीज को आप थोड़ा समझिएगा। और एक क्वेश्चन हिंदी में नहीं तो मैथमेटिक्स में जरूर आपका मिल जाएगा, ये मेरा दावा। सीटेट का पिछला प्रश्न पत्र आप उठा करके देख लीजिए, आपको बाइनरी वाला क्वेश्चन मिल जाएगा एक, ठीक है। तो ये कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत इसको हम देखते हैं कैसे। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ए लिखा और ए की कोडिंग है 65 और इस 65 को हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, बाइनरी लैंग्वेज में। और बाइनरी की लैंग्वेज देखिएगा, बाई का मतलब होता है 2 और बाई का मतलब 2 मतलब 0 और 1। इसका मतलब होता है ऑफ कर देना किसी भी चीज को, इसका मतलब होता है ऑन कर देना। मतलब नंबर की स्विचिंग भाषा का